हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीटेट एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहला आज का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर कहा गया है कि अग्रिम व्यवस्थापक को प्रतिमान किस परिवार से संबंधित होता है। अर्थात यहाँ पे कहा गया एडवांस एडमिनिस्ट्रेटिव जो मॉडल होता है वो किस फैमिली से संबंधित है, इससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है व्यक्ति के से संबंधित होता है, या सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित होता है, या सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित होता है, या डी में व्यवहार परिमार्जन से संबंधित होता है। तो यहाँ पे बात किया जाए इसके करेक्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पे आपका सी वाला जो होता है इसका सूचना प्रक्रियाकरण जो है इससे संबंधित ये होता है। अब यहाँ पे बात करें इसका थोड़ा सा डिटेल से सॉल्यूशन पे, तो इसके अंदर कहा गया है कि अग्रिम व्यवस्थापक जो प्रतिमान होता है वो मुख्य रूप से सूचना प्रक्रियाकरण परिवार से संबंधित है। यह प्रतिमान या मॉडल सूचना के संप्रेषण, उसे ग्रहण करने, विश्लेषण करने और उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है। शिक्षक या व्यवस्था संचालक द्वारा सूचना को व्यवस्थित ढंग से तैयार करके उसे स्पष्ट और तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रक्रिया में मुख्य ध्यान सूचना के शैलीबद्ध प्रवाह, विश्लेषणात्मक दृष्टि और उद्देश्य की प्राप्ति पर होता है। सूचना प्रक्रियाकरण परिवार में शिक्षण अधिगम से जुड़े कई मॉडल आते हैं जिनका मूल उद्देश्य सीखने वाले तार्किक, विश्लेषणात्मक और निष्कर्ष निकालने वाली क्षमता को विकसित करना होता है। इसमें समस्या समाधान, निर्णय लेना, तर्क शक्ति और रणनीति निर्माण पर जोर दिया जाता है। इसी कारण जब भी अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान की बात आती है तो वह सूचना प्रक्रियाकरण परिवार से संबंधित होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसके अंदर कहा गया है कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा या अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, अर्थात तो हु प्रपोज द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो यहाँ पे कहा गया ऑप्शन ए में विक्टर बूम ने दिया था, मास्लो ने दिया था, हर्जबर्ग ने दिया था, या स्किनर ने दिया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा विक्टर बूम ने दिया था। थोड़ा सा बात किया जाए डिटेल से, तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत अर्थात एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन विक्टर व्रूम के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अभिप्रेरणा 3 मुख्य घटकों पर निर्भर करती है। कौन कौन से घटक हैं? सबसे पहला प्रत्याशा अर्थात एक्सपेक्टेंसी, दूसरा साध्यता अर्थात इंस्ट्रूमेंटेलिटी, और मूल्य अर्थात थर्ड है मूल्य। व्यक्ति यह सोचता है कि उसकी मेहनत की हद तक अर्थात किस हद तक प्रदर्शन पर असर डालेगी अर्थात एक्सपेक्टेंसी, यह प्रदर्शन किस प्रकार पुरस्कार में बदलेगा अर्थात इंस्ट्रूमेंटलिटी पे, तथा उस पुरस्कार की वजह से या उस पुरस्कार की उसके लिए कितनी महत्ता था, तो वैलेंस पे बात की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति उन्हीं कार्यों में प्रयास करता है जहां उसे लगता है कि उसकी मेहनत से वांछित परिणाम या पुरस्कार मिलेगा। अगर प्रत्याशा, साध्यता और मूल्य तीनों ही सकारात्मक हो तो व्यक्ति की अभिप्रेरणा अत्यधिक होती है। अर्थात कहने का मतलब बच्चे सोचते हैं या कोई भी कार्य करना सोचता है, अगर उसको वहाँ पे इनाम भी मिले, वहाँ पे उसको साध्यता मिले, तो इस प्रकार से वो कार्य ज़्यादा करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे बात किया जाए तो निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग। क्या नहीं होगी? ऑप्शन ए में कहा गया स्वेच्छाचारी, बी में कहा गया जनतांत्रिक, सी में कहा गया सहानुभूतिपूर्ण देने वाला, डी में कहा गया वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो यहाँ पे बात किया जाए इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो स्वेच्छाचारी अर्थात तो ऑटोक्रेटिक वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात किया डिटेल से सॉल्यूशन पे, तो हिंदी में तो अच्छे शिक्षण की पहचान होती है, अर्थात जो अच्छा शिक्षण होता है उसकी पहचान होती है कि वह जनतांत्रिक हो
और जहां पे शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच में आपस में बात करना अर्थात संवादात्मक संबंध होना चाहिए। इसमें सहानुभूति भी होती है, सहयोग भी यहाँ पे दिया जाता है और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रखने की यहाँ पे आपको स्वतंत्रता होती है, अर्थात आप स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न रख सकते हैं। वहीं पे शिक्षक को वांछनीय और उपयुक्त सूचनाएं भी देनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास हो। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की भावनाओं को भी समझता है और उनके प्रति सहानुभूति भी रखता है। लेकिन स्वेच्छाचारी अर्थात ऑटोक्रेटिक होना, यानी जहां केवल शिक्षक का आदेश चलता है और विद्यार्थियों को भावनाओं और विचारों या भागीदारी को महत्व नहीं दिया जाता है, वह शिक्षा की अच्छी विशेषता नहीं होती। कहने का मतलब जहां पे बच्चों को ना अधिकार दिया जाता है कि स्वतंत्रता पूर्वक बोल सकें या अपने विचारों को रख सकें, इस प्रकार का जो होता है वो अच्छी विशेषता नहीं होती। ऐसे वातावरण में रचनात्मक और स्वतंत्र सोच नहीं विकसित हो सकती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे बात किया जाए, जिसमें कहा गया है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या होता है, अर्थात व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर या करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कॉग्निटिव, वो यहाँ पे जो डोमेन होता है उसका क्या करेक्ट यहाँ पे सीक्वेंस होता है। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी में देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला इसका बहुत ही अच्छे से करेक्ट बैठेगा, जहां पे सबसे पहले ज्ञान होता है, फिर अवबोध किया जाता है, फिर अनुप्रयोग होता है, फिर विश्लेषण होता है, फिर संश्लेषण होता है, फिर मूल्यांकन होता है। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो संज्ञानात्मक क्षेत्र जो था वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार निर्धारित होता है। यह क्रम व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं की वृद्धि को दर्शाता है। तो इसमें जो था सबसे पहले ज्ञान की बात की जाती है, अर्थात सबसे पहले ज्ञान आता है जिसमें क्या है बौद्धिक क्षमताओं की वृद्धि को दर्शाता है, और इसमें सबसे पहला ज्ञान आता है जिसमें तथ्यात्मक जानकारी याद की जाती है। अर्थात ज्ञान के अंदर हम क्या करते हैं, तथ्यात्मक जानकारी को याद करते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे अवबोध आता है जिसमें हम ज्ञान को जिसमें क्या है ज्ञान को समझा जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आता अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में क्या होता है, जो भी हम यहाँ पे सीखते हैं वो सीखी गई बातों का प्रयोग किया जाता है, इसे हम अनुप्रयोग कहते हैं। इसके बाद फिर आता है विश्लेषण। विश्लेषण में क्या होता है, जिसमें विषय वस्तु के विविध पक्षों का यहाँ पे विश्लेषण किया जाता है। फिर यहाँ पे आता है संश्लेषण, जिसमें नए विचारों या सामग्री का निर्माण किया जाता है, जिसे हम संश्लेषण कहते हैं। और लास्ट में आता है मूल्यांकन, अर्थात तो जिसमें किसी वस्तु या विचार का मूल्यांकन किया जाता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसके अंदर कहा गया है कि निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है, अर्थात तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इमोशन। क्या नहीं होगा, तो ऑप्शन ए में कहा गया व्यवहारात्मक कहा गया है, बी के अंदर दैहिक कहा गया है, सी के अंदर संज्ञानात्मक कहा गया है, डी के अंदर यहाँ पे संवेदी कहा गया है। क्या नहीं होगा, तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन ए वाला आपका ऑप्शन डी यहाँ पे जो हो जाएगा वो संवेदी, क्योंकि संवेदी जो होता है वो हमारे संवेग का एक तत्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता, इस पे अगर बात किया जाए तो संवेग के मुख्य 3 तत्व होते हैं। क्या होते हैं, एक दैहिक होता है अर्थात तो फिजिकल, इसमें शारीरिक परिवर्तन जैसे धड़कन, श्वास को लेना आदि शामिल होते हैं। वहीं पे जो हमारा दूसरा होता है संज्ञानात्मक, इसमें भावनाओं के पीछे का विचार पे बात की जाती है, मूल्यांकन व मानसिक प्रक्रिया भी शामिल होती है। वहीं पे थर्ड होता है हमारा बिहेवियर, जिसमें से क्या होता है जिस प्रकार व्यक्ति प्रतिक्रिया लेता है वह शामिल हो जाती है। और लास्ट में यहाँ पे बात करें तो संवेदी तत्व संवेग का तत्व नहीं होता है। संवेदी शब्द इंद्रिय संबंधी अनुभूतियों को दर्शाता है जो सीधे संवेग के घटकों में शामिल नहीं होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, जिसके अंदर कहा गया है कि समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, अर्थात व्हाट इज द नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ इंक्लूजन। तो समावेशी की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, तो ऑप्शन ए में कहेगा कि क्षमता निर्माण का अभाव हो, या अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, या अलगाव या संवेदनशीलता। देखो यहाँ पे कहा गया आवश्यक क्या है, तो इसमें देखो क्षमता का निर्माण अभाव, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब मतलब ये भी हो सकता है क्षमता का निर्माण अभाव ये आवश्यक है,
अभिभावकों की भागीदारी का होना, ये भी आवश्यक ना होना, ये भी गलत है। अर्थात यहाँ पे लास्ट का जो आपका बैठेगा संवेदनशीलता, ये सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, इस पे अगर बात किया जाए थोड़ा सा, तो समावेशीकरण जो होता है का उद्देश्य क्या होता है बेसिकली, कि सभी बच्चे अर्थात जितने भी बच्चे होंगे उनको किसी बिना भेदभाव अर्थात उनके अंदर कोई भेदभाव ना किया जाए और उनको शिक्षा क्या दी जाए और उन्हें क्या एक साथ विकास के क्या यहाँ पे दिए जाए, अवसर दिए जाए। अर्थात बच्चों के अंदर ना ही कोई भेदभाव किया जाए और उनको जो है एक साथ विकास का उनको जो है अवसर प्रदान किया जाए। इनकी जो होते हैं इसकी सफलता की सबसे जरूरी तत्व जो होते हैं वो संवेदनशीलता होती है, जहां पे शिक्षक चाहे वो अभिभावक हो या समाज में संवेदनशीलता होनी चाहिए, ताकि क्या होता है विद्यार्थियों की जो आवश्यकताएं होती हैं, भावनाओं हो या स्थितियों को समझा जा सके और उनका सम्मान कर सके। इस प्रकार से बाद में बात करें तो यहाँ पे दूसरे विकल्प जैसे कि यहाँ पे दिए गए थे, क्षमता निर्माण का अभाव हो सकता है या अभिभावकों की भागीदारी का ना होना या अलगाव समावेशीकरण की सफलता के लिए प्रतिकूल नहीं है, ये समावेशी क्रियाओं को बाधित करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे का जो दिया गया 7 नंबर पे, जिसके अंदर कहा गया है कि अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है, कौन सा पद परिभाषित करता है। तो ऑप्शन ए में कहा गया निरसता संबंधी दोष, बी में पठन संबंधी दोष या गणना दोष या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन आपका बैठेगा गणना दोष। अर्थात कहा गया अधोलिखित गणित से संबंधित जब किसी व्यक्ति के अंदर या बच्चों के अंदर समस्याएं आती हैं तो उनमें से इसमें से कौन सा दोष हो सकता है। तो यहाँ पे गणना संबंधी, क्योंकि गणित के अंदर क्या है गणनाएं की जाती हैं, तो गणना संबंधी दोष होगा जो कि गणित से संबंधित होगा। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो गणित संबंधी अधिगम अर्थात अगर आप गणित को पढ़ते हैं तो इससे संबंधित एक अक्षमता जो होती है जिसको हम क्या कहते हैं गणना दोष या कैलकुलेशन डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है, और इसी को अंग्रेजी के अंदर क्या कहा जाता है डिसकैलकुलिया कहा जाता है। और जिन बच्चों को गणना में समस्या होती है वे सामान्य रीति से ना चीजों को जोड़ घटा सकते हैं, ना ही आसानी से गुणा भाग कर सकते हैं, इस प्रकार की उनके अंदर समस्याएं आती हैं। उनका गणितीय सोच होता है अर्थात उनकी जो गणितीय सोच है या संख्याओं के साथ काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। ऐसे बच्चों को पढ़ाई के दौरान विशेष सहायता की आवश्यकता पड़ती है और संसाधनों की आवश्यकता होती है। अर्थात जो बच्चे गणित को पढ़ने में या क्वेश्चन हल करने में समस्या को फील करते हैं, इनके लिए काफ़ी अलग चीज़ों की या एक्स्ट्रा जानकारी या एक्स्ट्रा उनको चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पे अन्य विकल्प जैसे कि निरसता संबंधी दोष या पठन दोष जो कि गणितीय अक्षमता को परिभाषित नहीं करते हैं, वहीं पे पठन दोष जो होता है मुख्यतः भाषा या पढ़ने की समस्या को बताता है। वहीं पे निरसता संबंधी दोष जो होता है वो रुचि अर्थात जब बच्चे किसी चीज में रुचि नहीं लेते, चाहे पढ़ने का काम हो या उसमें, तो निरसता शब्द वहां पे यूज किया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसके अंदर कहा गया है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होता है या होते हैं। तो यहाँ पे कहा गया विच टाइप ऑफ द स्टूडेंट आर इंक्लूडेड इन एन इनक्लूसिव एजुकेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर कहा गया कि केवल विशिष्ट छात्र होते हैं या सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के होते हैं या केवल सामान्य होते हैं या बहुभाषी और प्रतिभाशाली होते हैं। अर्थात समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपका सामान्य और विशिष्ट जो छात्र होंगे दोनों ही एक समावेशी कक्षा के अंदर शामिल होते हैं। थोड़ा सा बात किया जाए डिटेल से तो समावेशी कक्षा जो होती है, समावेशी कक्षा का वातावरण होता है जिसमें सामान्य भी बच्चे आते हैं और विशिष्ट भी छात्र होते हैं, उनको एक साथ शिक्षा दी जाती है। यहाँ विशिष्ट छात्र वे होते हैं जिनके अंदर कोई शारीरिक समस्या हो सकती है जैसे कि विकलांग हो सकते हैं, कोई मानसिक समस्या हो सकती है या बौद्धिक हो सकती है या अन्य विशेष आवश्यकताएं होती हैं। लेकिन समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यही है कि कोई भी छात्र का भेदभाव शिकार या बच्चों का या छात्रों का भेदभाव का शिकार ना हो, अर्थात उनके अंदर कोई भी भेदभाव ना किया जाए और सभी को एक समान अवसर मिल सके।
इसलिए समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। यह शिक्षण का एक ऐसा मॉडल है जिसमें विविधता का सम्मान दिया जाता है, अर्थात अलग अलग धर्म के बच्चे आएंगे उनको भी क्या यहाँ पे सम्मान दिया जाता है और सभी विद्यार्थियों को समान रूप से भागीदारी का अवसर दिया जाता है, अर्थात तो अलग अलग बच्चे होंगे फिर भी उनको समान अधिकार और अवसर दिए जाते हैं। इसी को यहाँ पे समावेशी शिक्षा कहा जाता है या कक्षा कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कहा गया है कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाना चाहिए, अर्थात फ्रॉम द वेयर शुड द लर्निंग ऑफ न्यू लैंग्वेज बिगिन, अर्थात नई भाषा को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप कहां से शुरुआत करेंगे। ऑप्शन ए के अंदर कहा गया कि अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, या बी के अंदर कहा गया वाक्यों के निर्माण से, या सी में कहा गया छात्रों के निर्माण से, या डी में कहा गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सबसे अच्छा बैठेगा ए वाला, जहां पे अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य, अच्छा अक्षरों को पहले सीखो फिर शब्दों को सीखो फिर आप धीरे धीरे भाषा को सीख सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो नई भाषा सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहला चरण है कि अक्षरों और शब्दों के बीच साहचर्य स्थापित करना। इसका अर्थ है कि पहले भाषा के अक्षर पहचाने जाएं, उनसे शब्द बनाए जाएं और उन शब्दों का अर्थ व प्रयोग समझा जाए। जब अक्षर और शब्दों का आपस में रिश्ता समझ में आ जाता है तो उसके बाद व्यक्ति शब्दों और फिर वाक्यों को बनाने में सक्षम हो जाते हैं। वहीं पे अगर कोई भाषा का आरंभ सीधे वाक्य निर्माण या शब्दों के निर्माण से करना स्टार्ट कर दे तो आधारभूत समझ जो होती है कमजोर हो जाती है और अक्षरों और शब्दों का साहचर्य सीखना ही जो सबसे प्राथमिक चरण होता है। अब आज का लास्ट का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है जिसमें कहा गया है कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, अर्थात कोहलर वांटेड टू प्रूव द लर्निंग इज, अर्थात कोहलर सिद्ध करना चाहते थे सीखना है क्या है कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ होता है, या स्वतः यादृच्छिक क्रिया करता है, या संज्ञानात्मक संकार है, या परिस्थिति की विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण होता है। अब इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट ऑप्शन जो भी होगा उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना होगा। और वीडियो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखने के लिए और इस पूरी वीडियो की पीपीटी को देखने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके आप पूरी पीपीटी को आसानी से पढ़ सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फेसबुक अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे।